हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इन गायत्री स्कूल अरनिया। देखिए, पिछले पार्टों में हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए, उनके प्रश्न उत्तर वगैरह क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम टुडे वी शैल रीड लेसन 3 डीप वाटर। आज हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है डीप वाटर। तो डीप वाटर लेसन को पढ़ेंगे। डीप वाटर मतलब गहरा पानी। डीप वाटर इसका मतलब है गहरा पानी। गहरा पानी। तो डीप वाटर लेसन है, तो ये विलियम डगलस ने ये चैप्टर लिखा है। इसके जो ऑथर हैं वो हैं विलियम डगलस। तो देखिए, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं पहले क्या है इसमें। जो ये विलियम डगलस हैं, ये मिनेसोटा के में इनका जन्म हुआ था वैसे, और ये इन्हें तैरना नहीं आता था, स्विमिंग करना नहीं आता था। तो इस चैप्टर में इन्होंने जो तैरने की ट्राई की बार बार, वो उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से ये एक स्विमर बन गए, एक तैराक किस प्रकार से बन गए। तैरने वाले स्विमर बोलते हैं, जो तैराक होता है उसको बोलते हैं स्विमर, कि ये तैराक किस प्रकार से बन गए, इसलिए बताया जा रहा है इसमें। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये तैराक बन गया विलियम डगलस हैं। तो देखिए, चलते हैं लेसन की ओर। अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद में चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विलियम डगलस 1898 to 1980 was born in Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Art in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. देखिए क्या कह रहा है ये, इसको समझते हैं कि विलियम डगलस का जन्म है 1858 में हुआ, और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई, 1980 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ ये बता रखा है कि मेन्ने में हुआ इनका जन्म। कहाँ पर हुआ? मेन्ने में इनका जन्म हुआ। और मेन्ने कहाँ पर पड़ता है? ये मिनेसोटा में पड़ता है। ये जो मिनेसोटा, तो इनका जन्म मिनेसोटा में हुआ। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर्स ऑफ आर्ट। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ बैचलर्स ऑफ आर्ट यानी आर्ट्स विषय से, कला संकाय से ग्रेजुएशन करने के बाद में, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, एंड इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन, अपनी स्नातक जो परीक्षा होती है उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो स्नातक परीक्षा कंप्लीट करने के बाद में ही स्पेंट 2 years टीचिंग। ही स्पेंट 2 years टीचिंग। तो ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। ही स्पेंट 2 years टीचिंग यानी उसने 2 वर्ष हैं वो पढ़ाने में बिताए, हाई स्कूल में पढ़ाने में बिताए। ये हाई स्कूल कहाँ की थी? याकिमा। ये वहाँ के किसी नगर का नाम है। तो याकिमा में उन्होंने 2 वर्ष पढ़ाया। कितने वर्ष पढ़ाया? 2 वर्ष। तो याकिमा में 2 वर्ष बिता दिए उन्होंने पढ़ाने में। हाउ एवर, यद्यपि, ही गोट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर। ही गोट टायर्ड ऑफ दिस यानी वे इससे थक गए थे। एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और उन्होंने अपना एक उचित कैरियर बनाने का निर्णय लिया। अपना एक उचित, जो डिसाइडेड है इसका मतलब निर्णय लिया, कैरियर बनाने का निर्णय लिया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। देखिए, ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येले एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। यानी ये ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एट येले पर, एंड बिकेम एन एडवाइज़र, और उनके ये सलाहकार बन गए। क्या बन गए? एडवाइज़र बन गए, सलाहकार बन गए। एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, एंड फ्रेंड
टू द प्रेसिडेंट, और इनके जो मित्र थे वो प्रेसिडेंट थे। ये जो डी रूजवेल्ट आ रहा है वो एक राष्ट्रपति रहे हुए हैं, डी रूजवेल्ट, ये जो अमेरिका का है शायद, ये जो लेसन है। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट, और डगलस है वो नेतृत्व करता था, एक वकील था, ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों का, जो व्यक्तिगत अधिकार दिए गए थे उनका एडवोकेट रहा ये। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ ए टर्म लास्टिंग 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. तो देखिए इसमें यानी वो 1975 में 36 ईयर्स यानी 36 वर्ष की सेवा देने के बाद में रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, और जो बाकी बची हुई जो सेवा है उन्होंने इतिहास के रूप में कोर्ट में दी। कहाँ पर दी? कोर्ट में दी। ऐतिहासिक रूप से कोर्ट में उन्होंने जो बाकी बची हुई सर्विस दी। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम द ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाई विलियम ओ डगलस। ये जो फॉलोइंग एक्सेप्ट है, अब हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सेप्ट, ये कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। ये फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाई विलियम ओ डगलस, इसका लिखा हुआ ये कोई उपन्यास है, नोवेल है, ग्रंथ है, इससे ये लिया गया है ये चैप्टर। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि डीप वाटर जो लेसन वो कहाँ से लिया गया है। तो सीधा सा इसका जो आंसर है वो ये होगा कि मैन एंड माउंटेन्स कहाँ से लिया गया है, मैन एंड माउंटेन्स बाई विलियम ओ डगलस, इससे ये चैप्टर लिया गया है। तो इससे लिया गया ये चैप्टर मैन एंड माउंटेन्स बाई विलियम ओ डगलस। इट रिवील्स यानी ये बताता है या प्रकट करता है। रिवील का मतलब बताना या प्रकट करना, तो रिवील का मतलब होता है प्रकट करना या बताना, प्रकट करना या बताना। तो इट रिवील्स हाउ एज यंग बॉय विलियम डगलस, कि किस प्रकार से जो युवा लड़का है विलियम डगलस नियरली ड्रोवंड इन ए स्विमिंग पूल, कि पास के एक स्विमिंग पूल में, एक तैराक पूल में ड्रोवंड यानी डूब गया था। ड्रोवंड का मतलब क्या है? डूब गया। तो इस लेसन में यही बताया गया है कि किस प्रकार से ड्रोवंड हो गया था, जो राइटर है, ऑथर है, लेखक है, वो किस प्रकार से स्विमिंग पूल में, जो तैराक पूल होता है उसमें किस प्रकार से वो डूब गया था। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर, इस ऐसे में मतलब इस निबंध में वह उसके फियर के बारे में बताता है, उसके डर के बारे में बताता है। ऑफ वाटर यानी पानी के बह के बारे में बताता है। एंड देयर आफ्टर, और इसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और अंततः वह कैसे ओवरकम हो जाता है, किस प्रकार से वो जीत जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है। ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, कि किस प्रकार से उसने ओवरकेम किया, कैसे विजय प्राप्त की। ये सेकंड फॉर्म है ओवरकेम, कि किस प्रकार से अपने भय को उसने दूर किया। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। नोटिस यानी ध्यान दो, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन और इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। क्या मतलब है? जीवनी। कि ध्यान दो या ध्यान रखो कि किस प्रकार से इसके जो ये पार्ट है इसमें भय से दूर करने के लिए जो डिस्कस किया गया है, इसकी जीवनी पर डिस्कस किया गया है। जो राइटर हैं इसकी बायोग्राफी पर बताया गया है कि किस प्रकार से उसने अपना सिलेक्शन किया और जिसका सहारा, हिज डिस्कशन ऑफ फियर, किसका सहारा लेकर के उसने इस भय को दूर किया, ये इसमें बताया गया है। तो अभी तो हम पढ़ रहे थे अबाउट द राइटर के बारे में, तो अबाउट द राइटर के बारे में पढ़ रहे थे अभी तो ये तो इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना कि विलियम कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस जो ये स्टेंजा इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कि विलियम और डगलस है, उनका जन्म कब हुआ,
तो 1858 में, मृत्यु कभी 1980 में। कहाँ पर हुआ जन्म, तो मिनेसोटा में हुआ इनका जन्म। तो एक बार ध्यान रखना आप, ये बता रहा है कि विलियम डगलस ये ऑथर का नाम है। 1858 में जन्म हुआ, 1980 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर जन्म हुआ ये बता रखा है कि मेने कोई शहर का नाम है मिनेसोटा का, तो मिनेसोटा में हुआ। और ग्रेजुएशन करने के बाद में ये इकोनॉमिक्स पढ़े, इंग्लिश पढ़े, और 2 वर्ष इन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाया याकीमा में। इसके बाद में उन्होंने अपने कैरियर को की अच्छी शुरुआत करने का भी निर्णय लिया, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले ये, और वहाँ पर उनके एडवाइज़र बन गए, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट थे। कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। डगलस है वो जो व्यक्तिगत रूप से जो अधिकार हैं उनका नेतृत्व किया था उसने, और वे वहाँ से 1975 में रिटायर हो गए। और मेन जो क्वेश्चन अभी बताया आपको कि ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, यहाँ से ये चैप्टर लिया गया है। ये बताता है कि एक युवा लड़का है विलियम डगलस, जो राइटर अपने आप ही बता रहा है कि वो किस प्रकार से डूब जाता है स्विमिंग पूल में, और इस ऐसे में यही बात करता है वो कि किस प्रकार से वो अपने भय पर काबू पाता है। डूबने का जो भय रहता है उसमें किस प्रकार से वो काबू पाता है अपने आप पर। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो ये केवल अभी हमने पढ़ा है जो अबाउट द राइटर, इसकी ऑटोबायोग्राफी बताई गई है कि किस प्रकार से इसके भय पर जो डिस्कशन किया गया है, चर्चा की गई है। अब इस लेसन को पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं लेसन की ओर। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ये लेसन स्टार्ट है यहाँ से। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। तो इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। इट हैड हैपन्ड यानी ये तब हुआ था, ये घटना तब घटी थी। व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 12 वर्ष का था। कौन कह रहा है ये बात, देखिए जो ये जो आई आ रहा है व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, तो ये विलियम डगलस जो ऑथर हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि ये घटना तब घटी थी जब मैं 10 या 12 वर्ष का था। तो आगे लाइन समझ में, चलते हैं आगे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया था, निर्णय लिया था, टू लर्न सीखने के लिए, टू स्विम तैरना, कि मैंने तैरना सीखने के लिए निश्चय किया था, तैरना सीखने का निश्चय किया था। ये कहना चाहता है इस लाइन में कि मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया था। देयर वाज ए पुल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। देयर वाज ए पुल, पुल को वैसे हिंदी भाषा में बोलते हैं तो तरणताल बोलते हैं भाई। क्या बोला जाता है, तरणताल। तो देयर वाज ए पुल, वहाँ पर एक तरणताल था या पुल था। एट द YMCA इन याकिमा, ये याकिमा एक रिवर का नाम है। याकिमा क्या है, नदी है इसमें। दैट ऑफर्ड यानी प्रदान किया, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। तो देखिए क्या अर्थ हो गया इसका, कि वहाँ पर एक पुल था, YMCA पुल था, जिसका नाम था, पुल का नाम क्या था, YMCA पुल था याकिमा नदी पर। दैट ऑफर्ड, जिसने मुझे प्रदान किया, एग्जैक्टली ठीक प्रकार से, द अपॉर्चुनिटी ये अवसर, कि वहाँ पर एक YMCA पुल था, याकिमा नदी पर पुल था, जिसने मुझे यह अवसर प्रदान किया। आगे देखिए, द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरियस। द याकिमा रिवर, अभी बताया था कि याकिमा रिवर है और YMCA पुल का नाम है, समझ गए। तो आगे बता रहा है कि द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरियस, कि याकिमा नदी है वो ट्रेचरियस थी। ट्रेचरियस का मतलब होता है जोखिम भरी। जोखिम भरी, तो ट्रेचरियस का मतलब है तो जोखिम भरी। तो द याकिमा
रिवर वाज ट्रेसियस, कि याकिमा नदी जोखिम भरी नदी थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट, देखिए मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, कि मदर है वो हमेशा ही चेतावनी देती थी। वार्न का मतलब है चेतावनी देती थी। अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जो याकिमा रिवर के लिए आ रहा है। इट किसके लिए आ रहा है? यहाँ पर जो इट है याकिमा रिवर के लिए आ रहा है। तो याकिमा रिवर के प्रति हमेशा ये चेतावनी देती थी कंटिन्यूली। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबना। आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ड्रोनिंग का मतलब क्या है? डूबना। तो देखिए एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में वो याद दिला देती थी शुद्ध रूप से द डिटेल्स यानी विवरण ऑफ ईच ड्रोनिंग, प्रत्येक डूबने की जो घटनाएं थी उनको याद दिलाती थी इन द रिवर, यानी कि नदी में प्रत्येक डूबने की घटना है उनके बारे में वो उसे बताती थी। ये कहना चाह रहा है इस लाइन में। तो समझ लीजिए दोबारा से। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर, और मेरे दिमाग में हमेशा ही याद दिलाती थी प्रत्येक डूबने का जो विवरण है वो बताती थी, डिटेल्स के बारे में बताती थी, ऐसा विवरण वो बताती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ। बट द YMCA पुल, आ गया पुल का नाम, मैंने बताया था। बट द YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन ये जो YMCA पुल है वो सेफ था, सुरक्षित था। लेकिन ये जो YMCA पुल है वो सेफ था, सुरक्षित था। इसके बाद में देखिए ये पूछ रहा है कि इट वाज, इट किसके लिए आ रहा है? YMCA पुल के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? YMCA पुल के लिए। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, कि ये केवल 2 या 3 फीट गहरा था। इसकी गहराई पूछ सकता है कि इसकी गहराई कितनी थी, तो 2 या 3 फीट थी। एट द सेलो एंड, एट द सेलो एंड, और अंत में ये थोड़ा उतला था। सेलो का मतलब है यहाँ पर उतला, उतला, और अंत में ये थोड़ा उतला हुआ था, और 2-3 फीट इसकी क्या थी? गहराई थी। एंड वाहिल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। वाहिल इट वाज 9 फीट डीप, जबकि ये 9 फीट गहरा हो गया। एट द अदर, तो दूसरा, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, तो द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, कि ये इनमें जो बूंदे थी वो भी क्या थी? कि ग्रेजुअल थी, साधारण थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। देखिए आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। तो देखिए क्या कह रहा है कि मैंने एक जोड़ी पंखों के लिए, जलपंख, वाटर विंग्स का मतलब क्या हो गया? जलपंख, कि मैंने, पेयर का मतलब जोड़ी समझते हो, तो आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, कि मैंने एक जलपंखों की जोड़ी ली। एंड वेंट टू द पुल, और कहाँ पर चला गया? पुल पर चला गया। कि वाटर विंग्स की एक पेयर लिया और जोड़ी ली, और कहाँ पर चला गया? पुल पर चला गया। I hated to walk, I hated to walk naked into it and show my skinny legs। तो देखिए I hated to walk, यानी मैं घृणा करता था चलने से। नेक्ड यानी नंगा, यानी मैं नंगा चलने से घृणा करता था। इनटू इट यानी इसमें, किसमें? जो पुल, रिवर थी, नदी थी, और वो पुल बना हुआ था इसमें। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और मेरी जो दुबली पतली टांगों को दिखाने से घृणा करता था। स्किनी का मतलब है दुबली पतली।
दुबली पतली। तो यही कह रहा है इस लाइन में कि मैं नंगा चलने से इसमें घृणा करता था और मेरी दुबली पतली टांगों को दिखाने में घृणा करता था, कि मेरी जो दुबली पतली टांगें हैं उनको दिखाने में क्या करता था, घृणा करता था। तो ये बता रहा है इसमें, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। तो देखिए क्या कह रहे हैं, बट आई सबड्यूड माई प्राइड। प्राइड का मतलब जानते हो, गर्व या घमंड। सबड्यूड यानी काबू कर लिया या काबू पा लिया। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने मेरे गर्व पर काबू पा लिया। मतलब जो उसको घमंड था, उसको क्या हो रहा था, घमंड हो रहा था, तो उस घमंड पर काबू पा लिया। एंड डिड इट, और ऐसा ही किया। एंड डिड इट, और ऐसा ही किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही। बिगिनिंग का मतलब क्या है, शुरुआत। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। हाउ एवर, यद्यपि। आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर, शुरुआत से ही मैं पानी से एवर्सन करता था। एवर्सन का मतलब होता है घृणा या नफरत, घृणा या नफरत। तो फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही। हाउ एवर, यद्यपि। आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर, मैं पानी से घृणा करता था। व्हेन आई वाज इन इट, जब भी मैं इसमें चला जाता, कि जब भी मैं पानी में जाता था तो एवर्सन करता था, नफरत करता था पानी से। वो कह रहा है कि मैं हमेशा ही क्या करता था, घृणा करता था। ये बता रहा है इसमें कि मैं पानी से घृणा करता था, हमेशा ही डर। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। मतलब ये तब हुआ था, तब शुरू हुआ था घृणा करना जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। बीच वर्ड है BEACH ये, और बीच का मतलब है किनारा। क्या मतलब है, किनारा। तो देखिए अर्थ इसका, आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, कि ये तब घटना, तब से वो नफरत करने लगा जब वो 3-4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, फादर हैं पिताजी, मुझे कैलिफोर्निया में एक किनारे पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, यानी वह और मैं। मतलब वह, ही किसके लिए आ रहा है, उसके पिताजी के लिए। एंड आई, और जो राइटर है उसके लिए आई, कि वह और मैं साथ साथ खड़े थे। इन द सर्फ, सर्फ का मतलब होता है झाग। क्या मतलब होता है, झाग। मतलब जो वहाँ पर पानी में कुछ झाग वगैरह होंगे, उनकी बात कर रहा है वो, कि इस झागदार पानी में हम खड़े थे, दोनों बाप और बेटे थे, दोनों उनके लिए आ रहे हैं। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके लटका हुआ था, मैं उनके क्या हुआ था, लटका हुआ था। यट, फिर भी। द वेव्स नोक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। द वेव्स, वेव्स का मतलब है लहरें। क्या मतलब है, लहरें। इसमें देखिए, बट यट, फिर भी। वो कह रहा है कि मैं लटका हुआ था, उनको कस करके पकड़े हुए था। द वेव्स नोक्ड मी, कि लहरों ने मुझे हिला दिया। नोक्ड का मतलब खटखटाना नहीं है यहाँ पर, हिला दिया, कि लहरों ने मुझे हिला दिया।
एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह करके चलने लगे। ओवर एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब के ऊपर होता है, तो ओवर मी मेरे ऊपर से होकर के चलने लगी ये लहरें, जिससे मैं हिलने लग गया। ये कह रहे हैं आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, आई वॉज बरीड इन वाटर, तो आई वॉज बरीड इन वाटर, तो आई वॉज बरीड इन वाटर जैसे कि मैं पानी में दफना दिया गया हूँ। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें बंद हो चुकी थी। ब्रीथ का मतलब मेरी सांस, और बरीड का मतलब अभी बता दिया, बरीड का मतलब होता है दफनाना, उसको बोलते हैं बरीड। माई ब्रीथ वॉज गॉन यानी मेरी सांसें हैं वो जा चुकी थी या बंद हो चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लॉफ्ड यानी पिताजी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में भय था। टेरर का मतलब है भय। टेरर किसको बोलते हैं? भय को बोलते हैं भाई टेरर। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में भय था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, ओवर पावरिंग अत्यधिक शक्तिशाली। ओवर पावरिंग का मतलब क्या है? अत्यधिक शक्तिशाली। अत्यधिक बलशाली या शक्तिशाली, ध्यान रखना इस वर्ड का मीनिंग है। तो ओवर पावरिंग फोर्स अत्यधिक शक्तिशाली बल, ऑफ द वेव्स यानी लहरों का। तो लहरों के अत्यधिक शक्तिशाली बल से मेरे दिल में टेरर छा गया था, मतलब भय छा गया था। तो मेरे दिल में भय था अत्यधिक, ये जो ओवर पावरिंग फोर्स है, अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक पावर वाली, अत्यधिक शक्तिशाली बल वाली बल से जो लहरें चल रही थी, उनसे क्या था कि मेरे हृदय में टेरर था। टेरर का मतलब है भय। इसके बाद में देखिए, एक बार इसको रिपीट कर दूं मैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ से बता रहा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, कि शुरुआत से ही मुझे क्या था कि पानी से घृणा थी जब भी मैं इसमें रहता था। एवर्सन का मतलब बताया आपको, नफरत या घृणा। दिस स्टार्टेड, ये तब हुआ था, शुरू हुआ व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और फादर मुझे कैलिफोर्निया में इस नदी के किनारे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और इन झागदार लहरों में हम खड़े थे, मैं और वो। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उसके ऊपर लटका हुआ था, पिताजी को मतलब पकड़ के था। फिर भी द वेव्स नोक्ड मी, इन लहरों ने मुझे हिला दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से चलने लगी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में खड़ा था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, यानी मेरी सांसें बंद हो चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लॉ, पिताजी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में क्या था? भय था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी अत्यधिक शक्तिशाली लहरों से मेरे हृदय में डर था। अब चलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसकी ओर। देखिए, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर। तो समझना इसको अच्छी तरह से। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA, यानी ये YMCA का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन का मतलब जानते हो परिचय होता है। टू द YMCA स्विमिंग पूल, रिवाइव्ड यानी इसने क्या कर दिया? फिर से लौटा दिया। रिवाइव्ड का मतलब क्या है? जो ये रिवाइव्ड वर्ड है, यानी लौटा दिया। अनप्लीजेंट मेमोरीज, असुहावनी यादें, अनप्लीजेंट मेमोरीज, असुहावनी यादों को लौटा दिया। एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर्स, और मेरे जो बचपन के भय हैं वो जागने लगे। स्टीयर्ड यानी जागने लगे। तो जो ये स्टीयर्ड जो वर्ड है इसका मतलब है जागना
स्टीयर, और मेरे बचपन के वह जागने लगे। तो यही कह रहा है कि YMCA का जो परिचय है वो मेरी परिचय ने मेरी सुहावनी जो यादें हैं उनको फिर से लौटा दिया, और मेरे बचपन के चाइल्डिश फियर हैं, बचपन के भय हैं, वो जागने लगे। बट इन ए लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, बट ए लिटिल, लेकिन थोड़े से समय में, वाहिल, जबकि आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, यानी मैंने अपना आत्मविश्वास जुटा लिया या इकट्ठा कर लिया या जुटा लिया, बात हुई है गेदर का मतलब। तो वाहिल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, कि मैंने मेरा आत्मविश्वास है वो जुटा लिया। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, आई पेडल्ड यानी मैं पैरों से, विथ माई न्यू वाटर विंग्स यानी मेरे जो नए जल पंख हैं उनके साथ में चलने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देखते हुए, मतलब वो जलपंख लेकर के दूसरे लड़कों को देखते हुए चलने लगा, जलपंखों को लेकर के और दूसरे लड़कों को देखते हुए वह चलने लगा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, एंड ट्राइंग टू लर्न, और सीखने की कोशिश करने लगा, बाई एपिंग दैम, उनकी देखा देखी करने से, यानी उन्हें देख करके उनकी नकल करते हुए मैं सीखने की कोशिश करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। देखिए क्या कह रहे हैं, बड़ी अच्छी लाइन है ये भी। आई डिड दिस 2 or 3 times, कि मैंने ये सब 2-3 बार किया, उनको देखते देखते तैरने की कोशिश। ऑन डिफरेंट डेज यानी अलग अलग दिनों में किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील, और मुझे अभी अभी ऐसा महसूस हुआ। एट ईज इन द वाटर, एट ईज इन द वाटर, इस पानी को देखते हुए। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, तभी ये दुर्घटना घटी। हैपन यानी घटी, मिस एडवेंचर यानी दुर्घटना, बुरी घटना होती है उसको मिस एडवेंचर बोलते हैं। तो यही है कि ये मैंने 2-3 बार किया अलग अलग दिनों में। और जब शुरुआत में मैंने ऐसे महसूस किया पानी में, जब शुरुआत में मैंने पानी में ऐसा महसूस किया कि ऐसा पानी के बारे में महसूस किया, तो ये मिस एडवेंचर हैपन हुआ, कि ये घटना दुर्घटना घटी भाई। मिस एडवेंचर हैपन्ड यानी दुर्घटना घटी। चलिए आगे चलते हैं। I went to the pool when no one else was there। I went to the pool, मैं पुल पर चला गया। when no one else, else का मतलब अन्य होता है। क्या मतलब होता है? अन्य। तो देखिए, I went to the pool when no one else was there। मैं पुल पर चला गया जहाँ पर कोई भी नहीं था, अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं था, उस समय चला गया। द प्लेस वाज क्वाइट, यानी शांत स्थान था वहाँ पर, मतलब कोई नहीं था, क्वाइट। द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब। देखिए लाइन की व्याख्या की है, इस प्रकार से की है। द वाटर वाज स्टिल, कि पानी है वो भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम, बॉटम का मतलब होता है किनारा, जो तलहटी होती है उसको बोलते हैं बॉटम। टाइल्ड यानी टाइल लगा हुआ। वाज एज वाइट, मतलब ये कहना चाह रहा है इस लाइन में कि टाइल लगा हुआ जो किनारा था, उसकी जो तलहटी थी वो बड़ी साफ थी, एक बाथ टब की तरह। नहाने का जो टब होता है, बाथ टब होता है, उसकी तरह
बिल्कुल स्वच्छ थी, सफ़ेद दिखाई दे रहा था। यानी जो पानी होता है उसमें टाइल लगी हुई थी, उसकी जो उसका जो पेंदा होता है, तल होता है वहाँ पर, तो उस पेंदे पर वो टाइलें ऐसे की ऐसे सफ़ेद दिखाई पड़ रही थी, ये कहना चाहता है इसमें। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड यानी डरना, आई वॉज टिमिड यानी मैं डरता था, अबाउट गोइंग इन अलोन इसमें अकेला जाने से डरता था। मतलब वो जो पुल था उसमें अकेला जाने से ये टिमिड होता था, उसको डर लगता था। तो टिमिड का मतलब भय है भाई, ध्यान रखना। टिमिड, टिमिड का मतलब है भय। तो आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन कि मैं उसमें अकेला जाने से डरता था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स। सो आई सैट ऑन द साइड, मैं एक तरफ बैठ गया, ऑफ द पुल यानी पुल के एक तरफ बैठ गया, टू वेट फॉर अदर्स दूसरे का इंतज़ार करने के लिए, दूसरे व्यक्तियों का इंतज़ार करने के लिए मैं पुल के एक तरफ बैठ गया, ये कहना चाहता है। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल, इसलिए मैं पुल के एक तरफ बैठ गया, टू वेट फॉर अदर्स यानी दूसरों का इंतज़ार करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल ईजी है पैराग्राफ। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी हार्ड पैराग्राफ होगा उसको मैं रिवाइज कर दूंगा, दोबारा से बता दूंगा। तो इसमें तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं है यार, इतना हार्ड नहीं है। आगे देखिए, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. Probably 18 years old. तो देखिए, आई हैड नॉट बीन देयर, मैं इतने समय से वहाँ पर, लंबे समय से, लॉन्ग आ रहा है, मैं इतने लंबे समय से नहीं था, यानी मुझे इतनी देर नहीं हुई थी। when in came a big bruiser, तभी वहाँ पर एक बड़ा है वो मुक्केबाज आया। ब्रूजर का मतलब होता है जो पहलवान या मुक्केबाज होता है उसको बोलते हैं ब्रूजर। कुश्ती का जो पहलवान होता है या मुक्केबाज, ब्रूजर का मतलब होता है मुक्केबाज। तभी वहाँ पर एक ब्रूजर आया, ओप ए बॉय यानी एक मुक्केबाज लड़का आया, जो लड़का था एक, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड यानी उचित रूप से या संभवतः वह 18 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 18 वर्ष का था। तो ये कह रहा है कि मुझे इतनी देर नहीं हुई थी वहाँ पर बैठे हुए, तभी वहाँ पर एक ब्रूजर बॉय आया, एक पहलवान लड़का आया, मुक्केबाज लड़का आया, जो कि संभवतः 18 वर्ष का था। ये बताना चाह रहा है इसमें। ही हैड थिक हेयर यानी उसके घने बाल थे। थिक, थिक का मतलब होता है घने। तो ही हैड थिक हेयर यानी उसके घने बाल थे। ऑन ही चेस्ट, चेस्ट का मतलब है जो वक्षस्थल है, छाती है, तो उसकी छाती पर घने बाल थे। तो ये कह रहा है कि ही हैड थिक हेयर ऑन ही चेस्ट। तो देखिए, ही हैड थिक हेयर यानी उसके घने बाल थे, ऑन ही चेस्ट उसकी छाती पर। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन। स्पेसिमैन देखिए वर्ड आया है, स्पेसिमैन का मतलब होता है नमूना। यानी वह एक सुंदर शारीरिक नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स that showed rippling muscles. He yelled, he skinny, how would you like to be ducked? देखिए क्या कह रहे हैं, वह एक सुंदर शारीरिक नमूना था अपनी टांगों और भुजाओं के साथ में। That showed rippling muscles और उसकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो उभरती हुई दिखाई देती थी। रिपलिंग का मतलब है उभरती हुई, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो रिपलिंग होती हुई दिखाई प्रतीत होती थी। सोड यानी दिखाई देती थी, रिपलिंग यानी उभरती हुई मांसपेशियां दिखाई देती थी।
ही येल्ड, वह चिल्लाया। येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ही येल्ड, वह चिल्लाया। ही स्किनी, कि अरे पतलू। स्किनी का मतलब क्या है यहाँ पर, पतलू। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, हाउ वुड यू लाइक, कि आप कैसे पसंद करोगे, टू बी डक्ड, अगर आपको एक बतख की तरह है पानी में फेंक दिया जाए या डुबकी लगा दी जाए, तो आप कैसा ऐसा लाइक करोगे। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, स्वेलोड वाटर। तो इसमें देखिए विथ दैट, इसी के साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया, एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड, और मुझे इस गहरे पानी में फेंक दिया। टोस्ट मी जो वर्ड है इसका मतलब है मुझे फेंक दिया। टोस्ट यानी फेंक दिया, जो उछालते हैं ना, उछाल कर फेंकते हैं, उसको बोलते हैं टॉस। तो विथ दैट ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया, एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड, और गहराई तक फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, यानी मैं ज़मीन से एक बैठी हुई अवस्था में गया, बैठी हुई पोजीशन में नीचे गया। स्वेलोड वाटर, पानी निगलते हुए या पानी निगल गया। स्वेलो का मतलब होता है निगलना, और इसका जो अगर ऑपोजिट वर्ड देखा जाए तो स्पिट होगा, थूकना जिसको बोलते हैं, स्पिट का मतलब। तो ये कह रहे हैं कि आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, यानी मैं बैठी हुई अवस्था में चला गया और पानी निकल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार तो जो बॉटम के पास में चला गया, मतलब किनारे तक चला गया। इसकी जो तलहटी थी, तल था, वहाँ तक चला गया। बॉटम वैसे जो पैंट की जो मोरी होती है उसको भी बॉटम बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर बॉटम का मतलब है जो किनारा है, तल है नीचे का, उसके लिए आ रहा है बॉटम वर्ड। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और बॉटम तक चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स, बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन अभी इतना भी नहीं डरा था। आउट ऑफ माई वेट्स, यानी मेरे इस करेज के दौरान, मेरे गवाह के दौरान। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, यानी ऑन द वे डाउन यानी नीचे जाते हुए, नीचे रास्ते में। आई प्लान्ड, मैंने एक प्लान बनाया, योजना बनाई। आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, देखिए ये क्वेश्चन भी है आगे कि उसने नीचे जाते हुए क्या प्लान बनाया, तो ये यहाँ से होगा इसका व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे जो टांगे हैं, पैर हैं, वो बॉटम से टकराएंगे। हिट का मतलब है टकराना यहाँ पर। तो व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर हैं वो टकराएंगे, पैर बॉटम से, किनारे से। आई वुड मेक ए बिग जंप, एक मैं उछाल लूँगा। कम टू द सरफेस, कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊँगा। सरफेस का मतलब है सतह। तो ये प्लान बनाता है वो। ऑन द वे मतलब रास्ते में ही वो क्या प्लान बनाता है कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर हैं वो इस बॉटम से टकराएंगे। आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक बड़ा उछाल लूँगा और सतह पर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, लाई फ्लैट ऑन इट, और सतह पर समतल लेट जाऊँगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और जो उसने वाटर विंग्स ले रखे थे उनसे चल कर के, पैदल चल कर के वो किनारे पर चला जाएगा, पुल के किनारे पर चला जाएगा। उसने इस प्रकार से प्लान बनाया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. It seemed, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, a long way down, इस लंबे सफ़र में,
नीचे जाते हुए दोज 9 फीट, यानी जो पुल की जो डीप जो गहराई थी, दोज 9 फीट यानी वो 9 फीट वर मोर लाइक 90 यानी 90 फीट के समान लगे उसको। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और किनारे को स्पर्श करने से पहले, तल को स्पर्श करने से पहले, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे फेफड़े हैं वो फटने को तैयार थे। लंग्स का मतलब है फेफड़े यहाँ पर, और ब्रस्ट का मतलब फटने को रेडी थे, तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। बट व्हेन माई फीट, लेकिन जब मेरे पैर हिट बॉटम, जब इस किनारे से टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने मेरी पूरी ताकत जुटा ली, पूरी शक्ति जुटा ली। समन्ड यानी जुटा लेना। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। एंड मेड व्हाट आई थॉट, कि जो भी मैंने ये प्लान बनाया था, सोचा था, वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, एक बार मैंने ऊपर की तरफ उछाल लिया। स्प्रिंग का मतलब उछलना है यहाँ पर। आई इमेजिन्ड यानी मैंने कल्पना की। आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। कॉर्क देखिए किसको बोलते हैं, जो बोतल का जो ढक्कन होता है उसको कॉर्क बोलते हैं। लिख लीजिए, कॉर्क, बोतल का ढक्कन। आई इमेजिन मैंने कल्पना की थी। आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, यानी मैं बोतल के ढक्कन के बुलबुले के समान सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टीड के बजाय आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर धीरे धीरे आया। मैं ऊपर धीरे धीरे आया क्योंकि उसमें पानी भर गया था, इसलिए बता रहा है कि इसके बजाय मैं, उसने ऐसी कल्पना की थी, इस प्रकार से कल्पना की थी कि एक जो बोतल का जो ढक्कन होता है उसके समान कि मैं उछाल लेता हुआ ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन इंस्टीड यानी के सिवाय या इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ओपनड माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा। एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा। तो आई ओपनड माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा। नेक्स्ट, बट वाटर, लेकिन पानी, वाटर पानी, लेकिन पानी पानी था। दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट। टिंज का मतलब होता है कलर, रंग। रंग को बोलते हैं टिंज, दूसरा वर्ड है कलर का, सिमिलर है ये। तो ये कह रहा है कि बट वाटर वाटर, लेकिन पानी पानी था। दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज, जिसका जो गंदा पानी था ये येलो कलर का, मतलब पीले रंग का गंदा पानी था। टू इट, इसमें। आई ग्रू पैनिकली, मेरा जो भय है और भी बढ़ गया। दर्द, पैनिक का मतलब होता है दर्द, कि मेरा दर्द और बढ़ा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। तो देखिए, आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंच गया। एज इफ टू ग्रेब ए रोप, जैसे कि किसी रस्सी को पकड़े हुए। रोप का मतलब होता है रस्सी, रस्सी। मैं ऊपर पहुंचता रस्सी को पकड़े हुए। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और ऐसा वो इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि मेरे जो हैंड्स हैं वो केवल पानी को पकड़े हुए थे। क्लच यानी जकड़ना या पकड़ना, तो मेरे हाथ हैं वो केवल पानी को कस कर के पकड़े हुए थे। आई वॉज सफोकेटिंग, आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना। आई वॉज सफोकेटिंग यानी मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, देन यानी इसके बाद में या फिर
माई आइज एंड नोज, मेरी आँखें और नाक हैं, केम आउट ऑफ द वाटर, यानी पानी से बाहर आए, बट नोट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं आया बाहर, इसके लिए बोल रहे हैं। तो देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी कि मेरे जो आँखें और जो नाक हैं वो बाहर आ गए पानी से, बट नोट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं आया बाहर। तो यहाँ तक आप इसको पढ़ना, कंप्लीट करना, इसको इसका जो भावार्थ है वो करना, एक एक वर्ड मीनिंग बताइए आपको, और जो बाकी जो बचा हुआ जो लेसन है वो पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स।